दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका देव जीएस में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में और मौलिक अधिकार के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि मैं इससे पहले वीडियो में जो डिस्कस किया था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ हम एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में और की चर्चा की गई है। भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है एंड 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन सीधा होता है कि 12 किसके बीच में चर्चा, मतलब फंडामेंटल राइट्स को किसके बीच में रखा गया है भारतीय संविधान में। तो आपको सीधा सीधा 12 से 35 ये तो आप एकदम से याद ही होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे कि इस भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो मौलिक अधिकार का जो दूसरा अधिकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हम लोग भी आज़ाद हो गए, लेकिन संविधान ने चूंकि बहुत लंबे टाइम तक गुलामी को झेला है, तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये आज़ादी की वैल्यू को काफ़ी अच्छा समझा है। मतलब बहुत निहायत ज़रूरी है एक व्यक्ति के विकास के लिए और एक देश के विकास के लिए स्वतंत्रता कितना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप देखेंगे कि इस आर्टिकल के अंतर्गत भी बखूबी दिखाया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्लियर है आपको, स्वतंत्रता मतलब हमारे ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो। लेकिन काफ़ी बार एक विरोधाभास होता है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी कर सकें। ध्यान रहे कि जैसे हमारी स्वतंत्रता है उसी तरीके से दूसरे जो देश की दूसरी जनता है उनका भी स्वतंत्रता है। तो अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ सबसे पहले जो आर्टिकल 19, जो 19 के लिए हमारे पास दिख रहे हैं कि आप 6 सेक्शन में रखा गया है, 19 1 2 3 4 5 6। तो हम 19 के 1 में देखेंगे अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता। क्लियर है कि हम अपनी बात जो हम सोचते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक वर्ड्स लिखा गया है कि जैसे कि 19 का ए में लिखा गया है कि अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता। अब ये बोलने की स्वतंत्रता मतलब चलो ठीक है, जो बोल पा रहे हैं तो वो आसानी से बोल पा रहे हैं। क्या किसी ने कोई इशारा करके या किसी तरह को एक्सप्रेस करके, मतलब बोला नहीं गया, शब्द बोला नहीं गया, लेकिन सिर्फ इशारे में भी कुछ कहा जा सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आप इशारे में भी कुछ कहा जा सकता है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया अभिव्यक्ति और बोलने, मतलब अभिव्यक्ति की और बोलने की स्वतंत्रता दोनों हमको आर्टिकल 19 का ए देता है। उसके बाद देखेंगे 19 का 2। तो 19 का 2 में देखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर हमें हमारी स्वतंत्रता को छीन रही है या हम अपने अधिकारों की मांग के लिए कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है बिना शस्त्र के। बिना शस्त्र के मतलब आप वहां पे इकट्ठे होंगे, लेकिन वहां पे किसी तरह का हथियार, तलवार, बंदूक, बॉम्ब लेके नहीं इकट्ठा हो सकते। इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने में लोग को अक्सर यह रहता है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से तो जमा हुए किसी मुद्दे को लेके कि हम इसका विरोध करना है, लेकिन होता क्या है कि उसमें से कुछ एक आदमी ने उसमें कुछ गलतियां करी। जैसे किसी ने उसके अंदर किसी के आग लगा दिया, किसी की दुकान में आग लगा दिया, किसी बस में आग लगा दिया, तो उस केस में शांतिपूर्ण ये एकत्रित होना शांतिपूर्ण नहीं माना जाएगा। और उस शांतिपूर्ण मतलब जमाव में जितने भी लोग जमा हुए थे सबके ऊपर उस तरह की जो आग लगाने की घटना होगी तो सब लोग उसके जिम्मेदार माने जाएंगे। हर एक आदमी, हर एक इंडिविजुअल उसका जिम्मेदार माना जाएगा। इसीलिए
शांतिपूर्ण एकत्रित होने का मतलब है जब सब लोग 100% लोग शांत हैं। अगर उसमें एक आदमी ने भी अपराध कर दिया तो वो सभी लोगों के ऊपर इंपोज किया जाएगा, सबका अपराध माना जाएगा। इसीलिए शांतिपूर्ण एकत्रित होने का मतलब है कि आपको एकदम से शांतिपूर्ण एकत्रित होना है, उसमें कोई भी आदमी अपराध ना कर सके। अगर किसी आदमी ने अपराध किया सभी अपराधी हो जाएंगे। तीसरा देखेंगे हम सभा और समूह बनाने। हम किसी खास उद्देश्य के लिए हम किसी तरह का समूह बना सकते हैं, कहीं पे भी हम मीटिंग कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन के लिए, और किसी खास उद्देश्य के लिए। आप देख रहे हैं कि जैसे किसानों को सहायता करने के लिए किसान लोग आपस में एक समूह बना लेते हैं। जो बाजार होता है, बाजार का एक समूह होता है, बाजार समिति, अक्सर एक कॉमन सा वर्ड सुनते हैं। तो ये हम किसी तरह के एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कोई समूह बनाते हैं जो हमको आज़ादी देती है, आर्टिकल 19 का 3। और इसके बाद 4 नंबर है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। जैसे आपको पता भी है कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। हम लोग जैसे कि कुछ देश है जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ स्टेट वाइज नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। मतलब हम किसी स्टेट के, मतलब स्टेट मतलब दैट मीन्स यहाँ पे कोई जैसे कि बिहार, पंजाब, हरियाणा ऐसा बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसी स्टेट के नागरिक नहीं है। बोलने के लिए होता है कि कोई पंजाबी है, कोई बिहारी है, कोई मराठी है, बट रियली में हम लोग सभी भारतीय हैं। तो इसी चीज़ को संविधान में देखा गया कि पूरे भारत में घूमने की, जब हम लोग पूरे एक ही हैं तो हम पूरे देश में भी घूम सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता हमको 19 के 4 में दी गई है। उसके बाद देखेंगे 5 में, 19 के 5, ये सबके पीछे 19 लिखा हुआ है। 19 के 5 पूरे भारत में निवास करने की। जब हम पूरे भारत में घूम सकते हैं तो पूरे भारत में हम निवास भी कर सकते हैं, क्लियर है, और कहीं भी रह सकते हैं। हमको रहने के लिए कोई वो नहीं कि आप किसी पार्टिकुलर स्टेट में आप पैदा हुए हैं तो आप वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, आप कहीं भी रहिए। इसके लिए 19 के 5 में। और 19 के 6 में आप जब कहीं भी रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी स्टेट में रहेंगे तो आपको वहाँ पे आजीविका, मतलब आप किसी तरह का आजीविका और अपना जीवन चलाने के लिए जो भी हम काम करते हैं तो वो आजीविका हो गया। कि जो हम क्या काम करेंगे ये हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस काम को करूं और किस काम को नहीं करूं। ये रिस्ट्रिक्शन संविधान हमें नहीं लगाती है कि आप कोई इस टाइप के काम को करेंगे, सही है। तो अब इसको हम एक बार देख लेंगे कि याद कैसे रखेंगे। ये तो एक बार हमने पढ़ लिया, किताबों में भी लिखा है तो हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब हमको बोलने की आज़ादी हो गया। जब हमने बोला तो हम लोगों से बातचीत करा, तो उसके बाद बोलने से हम क्या करेंगे, हम बोल के लोगों को एकत्रित करेंगे किसी उद्देश्य के लिए। अब देखिए इसको याद रखना कि सबसे पहले आपने बोला, मतलब अभिव्यक्त किया अपने विचारों को, आपके विचारों से सहमत होके नेक्स्ट में क्या हो गया, आपने फिर से क्या कर लिया, एक लोगों का जमाव कर लिया। जब लोग एकत्रित हो गए तो उसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड में क्या हो गया, लोगों का एक समूह बन गया। तो हमने एक उसका नाम दे दिया। यहां पे जब लोग एकत्रित हो गए तो इस समूह का हमने एक नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, तो उसको एक समूह का नाम देंगे, सपोज ए समूह या बी समूह या बाजार समिति। तो हमने देखेंगे एक यहां पे नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया, अब देखें 19 के 3 में क्या हो गया, सबसे पहले हमने अभिव्यक्त किया अपने विचार, हमारे विचार से लोग सहमत हो गए तो जमा हुए, और जब जमा हो गए तो वो फिर उन्होंने एक समूह बना लिया। अब समूह बना लिया तो ये 3 मतलब आप एक तरीके से याद कर लिए। उसके बाद आप नीचे वाला देखेंगे कि पूरे भारत में घूमने की और पूरे भारत में निवास करने की और पूरे भारत में आजीविका या किसी भी टाइप का आजीविका को, ऑक्यूपेशन, आजीविका मीन्स क्या, ऑक्यूपेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 3 आसानी से याद हो जाएगा। और ये 3 हो गया कि पूरे भारत में घूमने, रहने और आजीविका को करने की आज़ादी होगी। तो हम फिर से देखते हैं आर्टिकल 20 देखेंगे, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार का ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराध सिद्धि के अपराध को सिद्ध करने के संबंध में। जैसे आप देख रहे हैं कि अपराध सिद्धि के संबंध में, दैट मीन्स कि अगर आपको कभी कोई अपराधी बनाता है, मतलब जैसे कि अब पहले तो एक बात हम देख लेते हैं कि अपराधी जिसको बोलते हैं कि क्रिमिनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल वर्ड्स का कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया, उसके जगह पे कि ऑफेंस करने वाला जो है, ऑफेंडर है, वो वर्ड यूज किया गया है। तो
किसी भी आदमी को कोई गिरफ्तार करता है तो ये नहीं मतलब होता है कि उसने कोई अपराध कर लिया। अपराध कर लिया ये फाइनलाइज कौन करेगा? ये करना जुडिशरी का काम है, मतलब न्यायपालिका। जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुटअप किया जाएगा और केस का जब ट्रायल पूरा होगा, उसके बाद अगर अदालत ने उसे दोषी दिया और सजा दिया तब वो अपराधी है। उससे पहले किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो वो अपराधी नहीं हो गया। भारतीय संविधान ऐसा नहीं मानती, तब तक वो अभियुक्त है, मतलब उसके ऊपर एक अपराध लगाया गया है कि अपराध हुआ। ये अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध न्यायालय में होगा, कोर्ट में जाने के बाद ही वो सिद्ध होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि अपराध सिद्ध, इसका मतलब क्या हुआ? अपराध सिद्ध के संबंध में मतलब किसी भी आदमी को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो अब पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे अपराधी नहीं कह सकते। उसके लिए आपको सिद्ध करना है। ये अब किसका काम है? पुलिस का काम है कि ये सिद्ध करे कि वो अपराधी है। लेकिन जब अपराधी ये पुलिस सिद्ध करेगा, क्योंकि अगर मेरे से कुछ अपराध हुआ नहीं है लेकिन पुलिस को लग रहा है कि मेरे से कुछ अपराध हुआ है, तो पुलिस ये सिद्ध करेगी कि मैं अपराधी हूं, लेकिन हमें खुद को सिद्ध करना है कि मैं अपराधी नहीं हूं। तो इसके लिए जो हमें स्वतंत्रता मिलती है वो ये कि आप अपराधी नहीं हैं, इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या स्वतंत्रता मिलती है? उसमें से पहला है कि उसी समय के कानून के अनुसार सजा। मतलब अगर सिद्ध पुलिस करती भी है कि अपराध हो गया, अगर ये प्रूफ न्यायालय कर देता है, तो जैसा आप देखते हैं कि हमारे न्यायालय में अपराध आज हुआ और उसका क्लियर होते होते, उस कोर्ट में ट्रायल होते होते उसके लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, काफी बार तो 10 साल भी लग जाता है। तो इतने दिनों में तो कानून बदल जाएगा। लेकिन जब किसी आदमी से अपराध हुआ तो उसको सजा उसी के समय के, जिस समय अपराध हुआ, अगर किसी से 2015 में अपराध हुआ तो 2015 के लॉ के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी, ना कि इसका फाइनलाइज जब केस का हुआ 2025 में जाके, तो आप 2025 में कानून बदल चुके होंगे, हो सकता है उससे ज्यादा सख्त सजा हो गई हो या उस सजा की हल्का कर दिया गया, तो वो नहीं होगा। आप जब सजा, अगर सपोज किसी आदमी ने 2015 में कोई अपराध किया तो उसे 2015 के अपराध के अकॉर्डिंग ही सजा होगी, ना कि बाद में। ऐसा इसलिए रखा गया है, ऐसा संविधान निर्माताओं ने इसलिए रखा गया, नहीं तो ऐसा हो सकता था कि किसी आदमी के लिए ऊपर नॉर्मल सा अपराध किया तो बाद में अगर किसी को, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं ये आदमी को सजा देना है, तो वो कानून को और सख्त बना के और एक उसके लिए सजा बढ़ा देते और उसको ज़्यादा सजा दी जा सकती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा सजा देने का इरादा है गवर्नमेंट का या जो भी। तो इसलिए कानून निर्माताओं ने इस बात को एकदम क्लियर रखा है कि आपको सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो अपराध के करते समय था। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो उसके बाद देखेंगे कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आप अपना गुनाह जो है कि आप कबूल लीजिए कि नहीं, हाँ मैंने अपराध किया है, या आप जाके बोले कि मैंने अपराध किया है। यह मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए, कि आप अगर पुलिस को कोई गवाही देते हैं, जैसे सपोज किसी आदमी ने अपराध किया, किसी एक्स आदमी ने अपराध किया और उसे पुलिस थाने में ले आके जब वो रिमांड पे लेंगे तो पुलिस वाला देखेंगे होंगे कि वैसे लीगली उनको पीटा या टॉर्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होता है ये तो सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जब उनको इंक्वायरी की जाती है, पूछते समय अगर कोई भी अपराधी पुलिस को ये बोलता है कि मैंने अपराध किया है, पुलिस को थाने में ये अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ये चोरी करी है, तो वो कोई कानूनी साक्ष्य नहीं होगा, वो कोई सबूत नहीं होगा। वो कोर्ट में अगर पुलिस जाके बोलती है कि नहीं देखिए इन्होंने तो रात में बोला मैंने इनकी पिटाई करी थी, तो ये बोला था कि मैं चोरी किया हूं, तो अदालत में इसको सबूत नहीं माना जाएगा। वो तब सबूत माना जाएगा जब उस व्यक्ति ने या उस अपराधी ने अदालत में यह माना हो कि मैंने अपराध किया है। तभी पुलिस के सामने अपराध को मानने का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई आदमी है, किसी की बहुत सारी पिटाई हो रही है, तो वो अगर बोल देता नहीं है ठीक है मैंने चोरी करी है, तो वो
विटनेस नहीं, ये उसका कबूलनामा नहीं माना जाएगा। ये अदालत में जाके वो नहीं होगा कि हाँ यस मैंने, देखिए इन्होंने अपना अपराध मान लिया इसलिए इनके खिलाफ जो है कि इनको सजा दे दीजिए कि इन्होंने चोरी एक्सेप्ट करा है, ऐसा नहीं होगा। वो न्यायालय में अगर ऐसा एक्सेप्ट करता है तब जो है कि उसका अपराध क्लियर होगा। तो खुद के विरुद्ध किसी आदमी को गवाही देने के लिए बाय फोर्स नहीं कहा जा सकता, उसकी मर्जी होगी तो वो कहेगा, और नहीं होगा तो ये कानून का काम है कि उसको प्रूव करे। और उसके बाद तीसरा जो एक काफी इंपॉर्टेंट है, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा। तो कोई भी आदमी कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसे एक काम के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ कि बाद में गवर्नमेंट को या दूसरी बॉडीज को बहुत दिन एक बार सजा दे दिया। सोचो एक बार 2 साल की आपने सजा दे दिया किसी चीज के लिए, वो 2 साल का सजा काट के आ गया, बाद में किसी को कानून को ऐसा लगता है या पुलिस को ऐसा लगता है कि इनको सजा कम हुई, इनको तो 10 साल सजा होनी चाहिए थी, तो बाद में उसको बोला ठीक है एक बार फिर से पकड़ के ले आके जेल में डाल दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी को चाहे सजा छोटी दी गई हो चाहे जो भी हो, एक बार उसने अगर वो सजा पूरा कर लिया तो एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं। क्लियर है? तो यहां पे हमारा आर्टिकल 12 से लेके 20 तक हमने कवर कर लिया है 2 वीडियो के माध्यम से, और बचा हुआ जो है और आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन करना, देखिए हम आपको थोड़ा सा जो हमारी समझ के अकॉर्डिंगली हम आपको समझा सकते हैं कि हो सकता है क्यों काफ़ी बार ये कंसेशनल लैंग्वेज होता है, लोग को समझ में नहीं आता, तो मैं आपको कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अभी कवर करेंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है या एक्सप्लेन करना अच्छा लग रहा है और आप सीख रहे हैं और साथ में याद हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि आपको और भी जो वीडियो बने तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।